चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग टर्म ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब की बात यह है कि ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन होती है, हमने तुम्हें बताया था कि एक ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है, उससे हम पूछते हैं 3 सवाल। क्या आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, क्या आपके होने ना होने से फ़र्क पड़ता है, क्या आप में मनी इन्वॉल्व है। अगर तीनों का जवाब हाँ है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सीधी बात ये, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसको देख के हम अपना रिकॉर्डिंग फेज इनिशिएट करें, जिसको देख के लगे कि हाँ इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो हमारे लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के मैंने तुम्हें 2 एस्पेक्ट बताया था। एक तो रिलेशनशिप बताया था कि रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट क्या है, और दूसरा मोड ऑफ सेटलमेंट। मोड ऑफ सेटलमेंट में बोला था या तो कैश ट्रांजैक्शन होगी या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसके बाद इंटरनल ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, इसको कहते हैं जो बिजनेस के अंदर ही अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको कहते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन का प्राइम एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसका दूसरा नाम है, उसको कहते हैं कैश पेड टू क्रेडिटर। वो हमारे लिए हो जाती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम नोट्स पे फोकस करते हैं। मेरा चेहरा देख के तो तुम क्या ही करोगे, इससे बढ़िया नोट्स पे देखते हैं। आ जाइए। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन में बताते हैं, इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ठीक है, जो मैं बता चुका तुम लोगों को। बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं, तो रिलेशनशिप विद अमंग अकाउंटिंग यूनिट या फिर मोड ऑफ सेटलमेंट। मोड ऑफ सेटलमेंट में कैश ट्रांजैक्शन या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है रिलेशनशिप अकाउंटिंग यूनिट में या तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल था डेप्रिसिएशन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल था कैश पेड टू क्रेडिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है अकाउंट की। अकाउंट मैंने बताया था, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। पहली बात ये थी कि जर्नल में बहुत सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो जाती थी, तो हमें चाहिए था कि एक पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमें मिल जाए। तो वो हमें मिल जाता है कि उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हमें एक हेडिंग के अंदर मिल जाए, तो उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं, जो कि मैंने तो बताया इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। ठीक है, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है कैपिटल। कैपिटल कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर ने बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करी है, वो अमाउंट फॉर्म में हो सकती है कैश के, गुड्स के, एसेट के। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। लाइबिलिटी अगर उसने कोई पे कर दी बिजनेस की, तो वो भी एक कैपिटल ही माना जाता है। बिजनेस की अगर उसने कोई लाइबिलिटी पे करी तो ओके। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल इट मे बी इन द कैश फॉर्म। मैं तुम्हें बता दूंगा, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर proprietor in the firm is known as capital. It may be in the cash form or any assets. It's a liability of the business to its owner. ठीक है, कैपिटल इजिकल टू नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी, ये फॉर्मूला है, मैं बता रखा है। कैपिटल का एक और फॉर्मूला है एसेट माइनस लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अगर ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स या फिर अमाउंट ले जाता है या फिर एसेट ले जाता है, तो उसको ड्राइंग कहते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ ओनर। इससे ओनर का कैपिटल कम होता है। इसके बाद टर्म आता है लाइबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी आर द ऑब्लिगेशंस, मजबूरियाँ। मतलब ऑब्लिगेशंस का मतलब मजबूरी होता है, मतलब कि मेरे को किसी को पे करना है। बोझ मैंने बताया था हिंदी में, इसका बोझ का मतलब होता है कि मुझे फ्यूचर में किसी इंसान को पे करना पड़ रहा है। मैंने कोई खर्चा कर लिया, मैंने कोई गुड्स खरीद लिए या फिर कोई भी ऐसा खर्चा कर लिया जिसके लिए मेरे को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। अभी पे नहीं कर पाया, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। ये जो ट्रांजैक्शन मैंने करी, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को पे करना पड़ेगा किसी बंदे को। ठीक है, तो लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस दैट एन एंटरप्राइजेज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम्स इन द फ्यूचर। अब लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर इज टर्म्ड एज कैपिटल। लाइबिलिटी जो ओनर के खिलाफ होती है उसको कैपिटल बोलते हैं, और लाइबिलिटी जो आउटसाइडर के खिलाफ होती है उसको कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ओनर के टुवर्ड्स जो लाइबिलिटी होती है उसका दूसरा नाम होता है इंटरनल लाइबिलिटी। तो मतलब समझिए, लाइबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी को कैपिटल कहते हैं, और दुनिया भर की जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उनको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कहते हैं, एक्सेप्ट कैपिटल। ओके, चलो जी आगे आते हैं। हाँ, वही मैंने तुम्हें बताया। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं फर्दर 2 टाइप की, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ विच आर पेएबल विद इन 12 मंथ्स तो हो जाएंगी करंट लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ विच आर पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स तो हो जाएंगी नॉन करंट लाइबिलिटी। इनका प्राइम एग्जांपल है बैंक लोन, और इनका एग्जांपल है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। अब वर्ड सुना है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर क्या होता है? दीज आर पर्सन फ्रॉम हुम बिजनेस परचेज गुड्स।
ये वो लोग हैं जिनसे बिजनेस गुड्स खरीदता है या फिर असेट्स खरीदता है। गुड्स एंड एसेट्स ऑन क्रेडिट, उधार पे, ठीक है। जनरली अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ, जनरली ये अमाउंट 12 महीने के अंदर पे हो जाती है, तो मतलब ये करंट लाइबिलिटी कही जाती है। इट इज ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी। अच्छा, जनरली होता है, कभी कभार तुम्हें अगर होगा कि वो 12 महीने से ज़्यादा है या फिर 2-3 साल का क्रेडिटर है, तो अलग से तुम्हें क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दे देगा, ठीक है। अगला टर्म है डेटर, DEBTOR, मैंने तुम्हें बता रखा बी साइलेंट होता है। इज अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, ऐसा इंसान जिससे पैसा लेना है। क्रेडिटर वो था जिसको पैसे देने हैं, और डेटर वो है जिससे पैसे लेने हैं। अब ये कब होगा, या तो हमने बिजनेस में कोई इसको क्रेडिट सेल करी होगी, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और फर्नीचर एसेट, मैंने या तो कोई एसेट बेच दिया होगा या तो कोई गुड्स बेच दिया होगा, तो उसके खरीदने या बेचने पे, उधार पे बेचने पे जिस बंदे से मुझे पैसे लेने हैं वो मेरा डेटर हो जाएगा। जनरली ये भी 12 महीने के अंदर रिकवरेबल हो जाते हैं। जनरली डेटर्स आर रिकवरेबल विद इन 12 मंथ्स, देयरफॉर दे आर ट्रीटेड एज करंट एसेट। अभी करंट एसेट क्या है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी करंट लायबिलिटी की तरह ही होते हैं। अब हम टर्म पढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म है असेट्स। असेट्स क्या होता है? दीज आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट्स विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, फ्यूचर में होने वाले फायदे हैं या फिर हक हैं जो कि ओन्ड होते हैं और कंट्रोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फर्म के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं, इन पर फर्म का अधिकार होता है, और ये हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं, मतलब कभी आपदा पड़ेगी तो हम इनको बेच के पैसे कमा सकते हैं, ऐसा। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइजेस। तो एसेट की दूसरी डेफिनेशन ये है कि एसेट जो है वो प्रॉपर्टी होती है किसकी? बिजनेस की, जिसने उनको ओन कर रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल फर्नीचर या फिर लैंड। अब एसेट होते हैं दो टाइप के, एक तो विजिबिलिटी वे और टाइम पीरियड वे। विजिबिलिटी के बेसिस पे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, दीज आर द, देखो नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? दीज आर द एसेट विच आर नॉट फॉर सेल एंड आर हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, जो कि 12 महीने से ज़्यादा दिन के लिए हेल्ड किए जाते हैं बिजनेस में। लैंड और बिजनेस, लैंड और बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग होगा, बिजनेस नहीं, बिल्डिंग और फर्नीचर वगैरह जो भी तुम्हें लगता है 12 महीने से ज़्यादा चल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड और लेस देन 12 मंथ्स, जो कि 12 महीने से कम समय चले। और ऑब्वियसली मान लो कैश, स्टॉक, डेटर, ये जनरली 12 महीने से कम होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल 3 महीने का ही होता है, ठीक है। कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, इनको जल्दी हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। देख लो बिल्स रिसीवेबल को हम डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से, है ना। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल, दोज एसेट विच कैन बी सीन और टच्ड और विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लैंड, बिल्डिंग, कैश, वो हो गए हमारे टेंजिबल एसेट, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, दे डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसे एसेट जिनको ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। गुडविल और पेटेंट, कॉपीराइट भी। अच्छा, इन्हीं के बीच में आता है एक फिक्टिशियस एसेट। दीज आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसका एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसका दूसरा नाम होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो कि उस साल में राइट ऑफ नहीं होते जिस साल में ये एक्चुअली हो रहे होते हैं, जबकि 2-3 साल तक चलते हैं। इनका मैक्सिमम पीरियड होता है 10 ईयर्स, ये 10 साल तक मैक्सिमम खींच सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें शाहरुख खान वाला एड वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर बताना, फिर मैं बताऊंगा, और कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब टर्म आता है बिल्स रिसीवेबल। व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल? मैंने पर्ची बना के दी, उस सामने वाले बंदे ने उस पर साइन कर दिया, जब वो साइन कर देता है तो वो पर्ची मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाती है और सामने वाले बंदे के लिए बिल्स पेबल। मुझे किसी बंदे से पैसे लेने थे, उसने बोल दिया कि भैया अभी मेरे पास करंटली पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको 3-4 महीने बाद पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे को उस पर विश्वास नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं एक पर्ची पे लिख के देता हूँ कि आप मुझे 3 महीने बाद पैसे दे दोगे, आप उस पर साइन करके दे दो। तो जब वो साइन कर देता है तो वो साइन उसकी एक्सेप्टेंस है, और जैसे ही उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर की जब एक्सेप्टेंस रिसीव्ड होती है तो वो बन जाता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। एक्सेप्टेंस किस फॉर्म में रिसीव होगी? सिग्नेचर फॉर्म में। तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इज बिल्स रिसीवेबल। सेम चीज इसका रिवर्स, एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? मेरे को टोटल व्यापार में कितना पैसा मिलेगा, तो मेरे डेटर और मेरे बिल्स रिसीवेबल दोनों का सब मिल क्या हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। और कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा, तो मेरे क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों का सब मिल क्या हो जाएगा? ट्रेड पेबल। अब तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल है कि इनमें करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है। तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल हमारे करंट एसेट है और क्रेडिटर और बिल्स पेबल हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसीट।
अब ये रिसीट वाला एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। आ जाते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन बिजनेस, उसको कहते हैं रिसीट। अमाउंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल, अमाउंट या तो मिल गई है तो मिलने वाली है हमें फ्यूचर में, वो हमारे लिए रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, रिसीट के दो टाइप होते हैं, एक तो होती है रेवेन्यू रिसीट और एक होती है कैपिटल रिसीट। दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब सेल ऑफ गुड्स करके जो जूते बेच के मैंने बिजनेस पे पैसे कमाए, वो मेरे लिए हो जाएगी रेवेन्यू रिसीट। एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कमीशन रिसीव्ड, ये सारी चीजें मिल हो जाएंगी रेवेन्यू रिसीट। लेकिन इट इज दोस रिसीव्ड विच इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। मैंने तुम्हें इसकी जगह कुछ और डेफिनेशन दिखाई थी, याद हो आप लोगों को, तो मैंने बोला था दीज आर द रिसीट विच आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और डिमोलिश एसेट्स, आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और डिमोलिश एसेट्स। ऊपर लिख देता हूँ, उसको पढ़ लेना एक बार दोबारा। दीज आर द एसेट्स विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और डिमोलिश असेट, ठीक है। इसको ना देख के तुमने अपने नोट्स में ज़्यादा लिख लिया हो तो ज़्यादा बेनिफिट है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसके एग्जांपल सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट, मतलब अगर फर्नीचर बेचूंगा तो देखो मेरा एसेट डिमोलिश हो रहा है ना, और अगर मैं लोन पे पैसे उठा रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल इसके हैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बता रहा था, ये वाला एग्जाम्पल तुम लोगों ने देख रखा है वैसे तो, कि मेरे बिल्डिंग में, मेरे बिजनेस में मेरे पास गुड्स बचे हैं, अगर मैं उसको बेचता हूँ तो उससे जो पैसा रिसीव्ड होगा तो रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर बेचता हूँ और उससे मुझे कोई पैसा मिलता है, उससे मेरे को अगर कोई पैसा मिलता है, मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया, उसको बेचने से मुझे जो पैसा मिला वो मेरे कैपिटल रिसीट है, क्योंकि एसेट गया है, एसेट डिमोलिश हुआ है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर में, एक बार एक्सपेंडिचर को भी इसी से समझ लेते हैं। अगर मैं कोई फर्नीचर खरीदता हूँ, कंप्यूटर खरीदता हूँ, बिल्डिंग खरीदता हूँ, तो उसके पीछे किया हुआ खर्चा मेरे लिए क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं गुड्स बेचने के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, रॉ मटेरियल खरीदना, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार थ्योरेटिकली समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, खर्चा इट इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट। देखो, या तो हमने खर्चा अभी कर दिया, या तो हमने फ्यूचर के लिए लाइबिलिटी इनकर कर ली, कि या तो अभी पैसे दे दिए, या तो हमने बोल दिया कि सर फ्यूचर में पैसे ले लें, लेकिन खर्चा तो हो गया ना। तो इट इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड इन फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और जो भी चीज़ें हैं, आगे चल के देखते हैं, ठीक है। और काट दो, यहाँ पे इतना ही होता है, और भी सर्विसेज वगैरह में हो सकता है, वो बात अलग है। अब एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। ये एक्सपेंडिचर होता है, करा जाता है, जिसका फायदा हम एक साल के अंदर ही पूरा यूज कर लेते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ विच इज विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, कंज्यूम्ड, हम एक साल के अंदर उसका पूरा बेनिफिट कंज्यूम कर लेते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। ये कैसे लिए इनकर किया जाता है, फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए। इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट, या तो इसी एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू पहले से अच्छी कर देनी है। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर पहले मेरा एसेट, मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 40 थी, 40 से 20 हो गई, तो 20 से 40 करने के लिए मैंने जो खर्चा किया वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मैंने 40 से 60 कर दी उसकी माइलेज, क्योंकि पहले से बढ़ गई ना, तो जो 40 से 60 का जो खर्चा किया मैंने, वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने एसेट की क्वालिटी पहले से ज़्यादा अच्छी कर दी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट, ठीक है, दैट इज बेनिफिट ऑफ विच विल लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। अब इसी में मैं तुम्हें कॉस्ट कंसेप्ट भी पढ़ाया था कि एसेट के परचेज करते टाइम उसके पुट टू यूज से पहले के सारे खर्चे हम उसमें इंक्लूड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो भी, है ना। और ऐसे खर्चे जिनका क्रेडिट अवेलेबल ना हो, ठीक है। अब इसका प्राइम एग्जांपल है परचेज ऑफ मशीनरी या इक्विपमेंट, ठीक है। अब व्हाट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, तो इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू कमाने के लिए पीछे हमने जो भी खर्चा किया उसी को एक्सपेंस कहते हैं। जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ही एक्सपेंस होता है। ये एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन समझ के लिए बता रहा हूं तुम्हें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ही एक्सपेंस होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आप देखो एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक और बार आ गया तुम्हें, लेकिन पता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। वही खर्चा, इट इज द एक्सपेंडिचर विच इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। तो वो खर्चा होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि देखो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो जनरली एसेट ही बन जाएगा, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये एकमात्र ऐसा खर्चा है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होके भी एसेट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये राइट ऑफ करने के लिए।
यहाँ पे कोई अलग बात नहीं हो रही, जो फिक्टिशियस एसेट की बात थी वही है, ये फिक्टिशियस एसेट ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम क्या होती है, जो कि हमने प्रॉफिट कमाया पूरे साल में बिजनेस करने के बाद, उसको हमारी इनकम कहते हैं। अब इनकम का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम। इनकम का ही दूसरा नाम प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड फॉर द अपकमिंग ईयर और एक्सपेंसेस पेड बट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर। मैंने आने वाले साल के लिए अभी से पैसे दे दिए, मैंने आने वाले खर्चे के लिए अभी से पैसे पे कर दिए, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने आने वाले साल या उसके आने वाले साल या फिर जैसे आप लोग नेक्स्ट मंथ की फीस मुझे अभी पे कर दोगे तो हो जाएगी मेरे लिए प्रीपेड फीस, ठीक है। ये हमारे लिए करंट एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट्स, करंट एसेट्स। इसके प्राइम एग्जांपल क्या, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेज एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा क्या जाएगा तुमसे कि डिफरेंस पूछा जाए पेपर में कि प्रीपेड एक्सपेंस वर्सेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हारा करंट एसेट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 12 महीने तक चल जाएगा, ये 5-6 साल तक चल सकता है, मैक्सिमम 10 साल तक जा सकता है। इसकी फिक्स डेट होती है, इसकी कोई भी फिक्स डेट नहीं होती, डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। मैंने खर्चा तो कर लिया लेकिन पेमेंट करना बाकी है। तो मैंने तुम्हें बताया था, भी हमने एक्सपेंसेस में एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में पढ़ा था, या तो हमने खर्चा कर लिया हो, अमाउंट स्पेंड, और लाइबिलिटी इनकर्ड। तो ये वो लाइबिलिटी इनकर्ड वाला केस है कि हमने खर्चा तो कर लिया, पैसा देना बाकी है, तो ये होगा। जैसे कि सैलरी, मैंने अपने एम्प्लॉय से काम तो करवा लिया लेकिन उनको सैलरी पे करना बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा, सैलरी नेट नॉट पेड फॉर अ मंथ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी, हमारे लिए क्या होता है, करंट लाइबिलिटी, अब मुझे अगले महीने देना पड़ेगा ना, इसलिए। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट देखते हैं। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, जब रेवेन्यू ज्यादा हो ओवर इट्स रिलेटिंग एक्सपेंस, उसको कमाने के लिए किए गए खर्चे से, तो क्या होता है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो जब रेवेन्यू ज्यादा हो उसको कमाए गए खर्चे से उस साल में, तो वो प्रॉफिट होता है। इसको एक और डेफिनेशन है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये तो तुम्हें बता रखा कि अगर सेल ऑफ गुड्स से जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो मेरे लिए प्रॉफिट है। इसका फॉर्मूला भी तुम जानते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेम चीज मैंने तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का भी बता रखा है, ये तुम्हें बस याद करना है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल मतलब डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ठीक है। बाकी और फॉर्मूले बनते हैं वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब 20th पॉइंट है गेन। गेन क्या होता है, गेन मतलब प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इररेगुलर एक्टिविटी। देखो प्रॉफिट था जो रेगुलर एक्टिविटीज होता था, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन प्रॉफिट जो गेन जो होता है इररेगुलर एक्टिविटीज से होता है, जैसे सेल ऑफ एसेट के टाइम पे गेन हुआ हो, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पे हुए जो प्रॉफिट होता है उसको गेन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज लॉस, लॉस क्या होता है, जब हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो, रेवेन्यू कम, खर्चे ज्यादा और कमाई कम, तो हमारे लिए लॉस हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक मतलब गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास जितने भी गुड्स बचे हैं, जितना भी सामान बचा है बिकने को, वो मेरे लिए हो जाता है स्टॉक, ठीक है। इसका दूसरा नाम इन्वेंट्री होता है, जिसको भी हमने बेचा नहीं है, जो किसी काम नहीं है, ठीक है। द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर अ सेल ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इसको भी हम स्टॉक ही कहते हैं। दो डेफिनेशन है, तुम्हें कोई सी भी अच्छी लगे वो पढ़ लेना। अप्रैल 1 को अगर हम स्टॉक देखते हैं तो वो ओपनिंग स्टॉक है, और 31 मार्च को अगर हम स्टॉक देखते हैं तो वो क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, स्टॉक में क्या क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस जिस पे काम चल रहा है वो वाले गुड्स, और फिनिश गुड्स मतलब बने बनाए गुड्स जो बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब सेल जो हम कर रहे हैं उसको, गुड्स सोल्ड, अगर मैंने सेल ऑफ गुड्स करी है तो उसमें, या फिर परचेज के टाइम पे भी हो सकता है डिस्काउंट, ये बात अलग है। तो अगर सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे मेरे को कोई डिस्काउंट मिल गया, मतलब मुझे एक्चुअल में 10,000 पे करने थे लेकिन मुझे पे करने पड़ रहे हैं 9,500, तो जो डिस्काउंट मिला वो मिले, जो प्राइस कम हुआ उस वर्ड को मैं कह दूंगा डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है, दो टाइप के होते हैं। इट इज द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ बाय द सेलर टू द परचेजर व्हेन दे बाय इन बल्क क्वांटिटीज। तो ट्रेड डिस्काउंट कब कराया जाता है, जब परचेजर ना बल्क क्वालिटी में गुड्स खरीदता है, ठीक है। इट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली और इजीली पेमेंट, अर्ली पेमेंट, ठीक है।
तो इट इज़ ये जो कैश डिस्काउंट है हम कब देते हैं, जब हमें टाइमली और जल्दी पेमेंट चाहिए होती है तो हम कैश डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। आ जाइए, अब आते हैं हम इस चैप्टर पे, लगभग खत्म ही हो गया। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ ही लिया कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट क्या होते हैं, जो खर्चे हमारे लिए रिकवर, जो हमारे लिए जिन डेटर से हमें पैसे नहीं मिलते वो हमारे लिए बैड डेट हो जाते हैं। डेट नॉट रिकवरेबल, डेट मतलब कर्जा, नॉट रिकवरेबल तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, लॉस होता है हमारे लिए, ठीक है। पीएनएल डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कोई रिडक्शन होती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स, उसको गुड्स कहते हैं। ये हमेशा याद रखना, तुम लोग इसी में गलती करते हो अपने पेपर में। तो गुड्स को क्या बोलते हैं, जिसमें हम डील कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स है, उसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट या सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। बाकी हर चीज के लिए उसका अकाउंट ही जाता है, जैसे फर्नीचर के लिए फर्नीचर का अकाउंट जाएगा। ये चीज तुम बहुत लोगों स्टूडेंट्स ने करी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज को स्पेशली। अच्छा, अब इस चीज को समझो, रिबेट क्या होता है। रिबेट जब हमारे गुड्स में कुछ डिफेक्ट होता है तो हम उस बात को छुपाने के लिए या दबाने के लिए अपने परचेजर को बोल देते हैं कि सर आप थोड़े पैसे कम दे देना, लेकिन आप गुड्स रख लो और बात किसी तक फैलाना मत, हमारी गुडविल खराब हो जाएगी। तो इसलिए रिबेट, उसको रिबेट कहते हैं, ठीक है। डिस्काउंट की तरह ही ट्रीटमेंट होता है उसका। अब चैप्टर 3 पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कंबाइंड लेक्चर है जिसमें तुम्हारे दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कुछ खास बड़े चैप्टर है नहीं तो अपन साथ में कर लेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दीज आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, दीज आर द नॉर्म्स और द रूल्स विच आर फॉलोड इन द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ये सीधी बात है, ये देखो अकाउंटिंग कोई ना कोई रूल करके फॉलो करके होती होगी, तो वो ये सारे रूल बताते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको फॉलो करके पूरी दुनिया में अकाउंटिंग करी जाती है, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट या फिर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं दीज आर द बेसिक एग्जम्पशंस और फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन। ये कुछ एग्जम्पशन है, ये मान के चली गई है कि बिजनेस में ये तो हो ही रहा होगा, ठीक है। दीज आर द बेसिक एग्जम्पशंस और फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन विच एवरी अकाउंटेंट एज्यूम टू बी फॉलोड बाय द बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होता है दीज आर द आउटकम्स, मतलब देखो हम लोगों ने बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो समय के साथ ये लोग बदलते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ होते आ रहा है, ठीक है। दीज आर द आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच हैव बीन ओवर द ईयर, ठीक है, जो होती आ रही है सदियों से। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होती हैं एक बार देख लेते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को ये तो बहुत अच्छे से आता है, कईयों को नहीं भी आता, वो बात अलग है, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस ये अज्यूम करी जाती हैं कि सारे बिजनेस में होंगी। मैंने बताया था ये जीसी होती हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस। अब व्हाट इज गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। इनके तहत इनका मानना है कि बिजनेस तो आपका सदियों तक चलता रहेगा और यहाँ पे कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं कि हम अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से क्या क्या है भैया, इसकी वजह से डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली तभी तो हमें पता चला कि ये खर्चा में 12 महीने से कम फायदा देगा या आगे ज्यादा फायदा देगा। अगर मुझे पता ही नहीं होता कि मेरा बिजनेस 12 महीने से ज्यादा चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं ये लॉजिक कैसे लगा पाता। सेम चीज फॉर नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, इन सब चीजों के लिए भी यही है ना। इज मेड बिकॉज ऑफ ओनली दिस, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस assumption अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस once selected and adopted should be applied consistently year after year। मतलब इनका कहना है कि अगर मैंने कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस एक बार अडॉप्ट कर ली तो मुझे वही चलाता रहना चाहिए साल दर साल। तो उससे क्या होगा, यूनिफॉर्मली हमें रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये हम चेंज भी कर सकते हैं, कब, इफ लॉ रिक्वायर्स। अगर मोदी जी सुबह उठ के बोल दें कि कोई मेथड आप अकाउंटिंग में यूज नहीं करेंगे तो वो मेथड नहीं यूज होगा। इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर एएस रिक्वायर्स, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल दे कि ये मेथड अब वैलिड नहीं है तो फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लो कोई मेथड यूज करके मेरे को लॉस हो रहा था लेकिन दूसरा मेथड यूज करने से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा। इसका एग्जांपल है, प्राइम एग्जांपल है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, एसएलएम या फिर डब्ल्यूडीवी, है ना। आप लोगों को पता है ये सारी चीजें। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस का कहना है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। अच्छा, कुछ बच्चों ने इसके नीचे का लिख दिया था, भाई ये लिखना नहीं है, इसको समझाने के लिए बताया गया है कि इसका मतलब जब है, इसका मतलब जब ट्रांजैक्शन हुई है तब वो रिकॉर्ड होगी, ना कि तब जब पैसे दिए गए हैं, ठीक है। ये एक्रूअल बेसिस होता है। हाँ भाई यार, तेरी बात कर रहा हूँ। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा एक बार, हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या फीचर होते हैं ये देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैनमेड होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनमेड मतलब हम लोगों ने बनाए हैं, फ्लेक्सिबल मतलब इनमें चेंज लाए जाते हैं।
ये ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर पे लिख दिया जो चिन्ह कभी चेंज नहीं आएगा, सिचुएशन के हिसाब से इनको हम थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, ये दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेड है, इसलिए ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अच्छा, इनको बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसकी फुल फॉर्म ये, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ये रही GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये पेपर में आती है, इसको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं नेसेसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी है? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिकम यूजफुल ओनली व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग सम सेट ऑफ रूल्स। तो मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तभी जरूरी है, तभी यूजफुल काम में आती है जब वो कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करके आई है। अगर वो रूल्स फॉलो करके नहीं बनी होगी तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच्ची नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, अब देखो खुद ही देखो कि अगर दो लोगों ने सेम तरीके से रूल फॉलो करके करके चीज बनाई है तभी तो हम उनमें कंपेरेबिलिटी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। अब देखते हैं क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आज पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये तो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आता है। एन एंटिटीज हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर, मतलब ओनर की एग्जिस्टेंस अलग है और बिजनेस अलग एंटिटी है, बिजनेस की एग्जिस्टेंस अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखना, दिस इज फॉर एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक है, पेपर में तुम्हें ये लिखना है, लेकिन इसको समझ में रखना कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और मालिक अलग अलग है। अगर उन पर कोई केस होता है, केस मालिक पे ही माना जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, ठीक है, हमें ओनर से कोई मतलब नहीं होता। इसी वजह से क्या होता है, ओनर को हम अलग से क्रेडिटर माना जाता है, लेकिन मानी वो इंटरनल लायबिलिटी जाती है, ठीक है। और उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम आते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजैक्शन दैट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी में नाप सकते हैं, माप सकते हैं, वही केवल रिकॉर्ड होंगी, वरना नहीं होंगी। ट्रांजैक्शन और इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, सेम बात है, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस होती हैं, इसकी कुछ कमियां होती हैं। ये क्या करता है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। मैंने तुम्हें बताया था कि कोई मैनेजर मेरा कितना अच्छा काम करता है ये नहीं बता सकता, ये बस पैसे को देखेगा। वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट स्टेबल, अब पैसे की वैल्यू बदलती रहती है। आज मैंने फर्नीचर 5,000 कर लिया, लेकिन अगले दिन मान लो उसकी प्राइस 3,000 होगी, लेकिन मेरी बुक्स में तो वो 5,000 ही रहेगा, इसलिए, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है? According to this principle, the whole indefinite life of an enterprise, ये 2 बार लिख दिया, काट देते हैं, of an enterprise is divided into parts। मतलब बिजनेस की पूरी जिंदगी को, जो भी पूरी सी लाइफ है, इंडेफिनिट है, मतलब पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन जब तक की भी लाइफ है उसको हमने एक छोटे छोटे पार्ट्स में डाल दिया, स्मॉलेस्ट पार्ट में डाल दिया, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। जनरली ये 1 साल का होता है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? इससे मुझे पता चला कि मैंने साल भर बिजनेस करने के बाद मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, मेरी क्या बैलेंस शीट है, ठीक है। P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल की वजह से इसको और भी तरीके से लिख सकते थे कि लाइफ ऑफ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड, जनरली 12 मंथ्स, ठीक है। एक ही बात है दोनों। अब आते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के तहत अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी, मतलब जो भी जरूरी और जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है एंटिटी की, शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकम्पनिंग नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। मतलब अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, तो हमें उसको नोट्स टू अकाउंट में भी बता देना चाहिए। मैंने तो बताया रखा है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम ये डेफिनेशन याद करके ये वाली डेफिनेशन याद करो, ठीक है। ये थोड़ी आसान भी है तुम लोगों के लिए। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, पूरी तरीके से सारी चीज़ें सच खोल के एकदम रख देना चाहिए, सारी चीज़ें एकदम जरूरी चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से बता देनी चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक, मतलब क्योंकि देखो सीधी बात ये, इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, यूजर्स का पैसा लगा है, इंटरेस्ट में इनका, तो उनको पता होना चाहिए कि उनके पैसे के साथ क्या हो रहा है। तो सारी चीज़ें जो भी उनके इकोनॉमिक अफेयर को अफेक्ट करती हैं, उनका डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अभी ये पेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम इस पे पढ़ते हैं पहले, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लो।
इसने फुटनोट्स हम लोग क्या करते हैं, इसका एक प्राइम एग्जांपल है, हम लोग फुटनोट्स में दिखा देते हैं, जैसे कि अगर मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिर गई तो उसको मैं बैलेंस शीट में तो नहीं दिखा सकता। कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, जिस पे मैंने रिकॉर्ड किया उसी पे लिख के रखना है। लेकिन मैं अपने फुटनोट्स में बता सकता हूँ कि मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिर गई है, ठीक है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर मैंने डेप्रिसिएशन का कोई मेथड चेंज कर दिया तो वो भी मैं बता सकता हूँ फुटनोट्स में। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, प्राइम एग्जांपल, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी डेफिनेशन तुम लोगों को मैं बाद में बता दूंगा, लिखा दूंगा, मेरे को याद नहीं अभी। बाकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू अ क्लेम ऑफ अ वेरी बिग अमाउंट अगेंस्ट द बिजनेस आर पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ये हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एक बड़ी अमाउंट के लिए पेंडिंग है तो हम वो भी हम उसमें दिखा देते हैं अपनी फुटनोट्स में, ताकि हमारे यूजर्स को अवेयर हो जाए कि फ्यूचर में हमें इतना लॉस हो सकता है, इतनी अमाउंट पे करनी पड़ सकती है। अब व्हाट इज द मटेरियलिटी प्रिंसिपल, इसके लिए हम पढ़ेंगे। सीधी बात ये है, एन आइटम इज डिस्क्लोज्ड इफ इट इज मटेरियल राउंड ऑफ। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि वो स्टेशनरी का, जैसे मैं मार्कर खरीद के लाया हूँ तो इसका डिस्क्लोजर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं अगर वो एलईडी स्मार्ट एलईडी बोर्ड खरीद के लाया हूँ तो उसका डिस्क्लोजर करना तो ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पैसे भी लगे हैं। तो जितना मटेरियल होगा उसका, जो चीज़ मटेरियल और जिसका डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है हम उसी को दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल और मटेरियलिटी प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहना चाहता है कि सारी बात को पूरी तरीके से बताओ, हर माइन्यूट डिटेल बताओ किसी ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक अफेयर के। अगर तुम उसको बैलेंस शीट में भी नहीं डाल सकते तो उसको अलग से बताओ। लेकिन मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि जिस चीज़ का डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है उसको उसके लिए अलग से अकाउंट बनाओ। मान लो कोई छोटी मोटी चीज़ है तो उसको तुम छोटे मोटे अकाउंट्स में डाल सकते हो। देखो दिखाना तो सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी बैलेंस शीट में मार्कर का अकाउंट बनाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, तो मार्कर को जगह हम स्टेशनरी का अकाउंट बना देते हैं, जो कि फिर एक्सपेंडिचर हो जाता है, जो पीनल में चला जाता है, ठीक है। ऐसे होता है। क्या ये चीज़ समझ आई? ठीक है। ओनली दोज आइटम्स और इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव मटेरियल इफेक्ट, जिनको मटेरियल इफेक्ट है। इसको तुम एक और चीज़ कर सकते हो, विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स, मटेरियल इफेक्ट एंड रेलिवेंट इन द यूजर्स नीड। इस लाइन की जगह तुम ये भी लिख सकते हो, विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स नॉट टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ होगी यहाँ पे लिखना था आइटम्स विच डू नॉट डिस्क्लोज, विच डू नॉट इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली, ठीक है। तो इसके बाद लिखना है आइटम्स विच डू नॉट इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ यूजर्स नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली, दीज में बी मर्ज विद अदर अकाउंट। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो मार्कर के लिए हम क्या बना देंगे, स्टेशनरी अकाउंट बना देंगे, ठीक है, वही चीज़ है। अब आते हैं हम कॉस्ट कंसेप्ट पे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट एंड फिक्स्ड एसेट, पहले तो इंपॉर्टेंट समझो, फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है। एंड फिक्स्ड एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द ओरिजिनल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे खरीदा उसी पे। अब उसमें क्या क्या होगा, कंप्राइजिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंप्राइजिंग मतलब क्या क्या होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उसमें। ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज, मतलब पुट टू यूज से पहले के सारे खर्चे भी उसी में इंक्लूड होंगे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट, इसका एक और ये भी सेम ही चीज़ है, फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द कॉस्ट, ठीक है, हमेशा वो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होते हैं। क्या ये चीज़ समझ आई? पेन्स गलत से चल गया मेरे को, ठीक है। इसका लिमिटेशन है, इट इग्नोर्स मार्केट लेवल प्राइस, ये प्राइस मार्केट के प्राइस को इग्नोर करता है, ठीक है, ये लिमिटेशन है इसका। इसके बाद रियलाइजेशन कंसेप्ट प्रिंसिपल, सेल रियलाइज, मतलब सीधा बात ये कहना चाहता है कि असेट की जो मार्केट वैल्यू हम कब रियलाइज करेंगे, जिस दिन हम असेट को बेच देंगे, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मार्केट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन द एसेट इज एक्चुअली सोल्ड। जब हम एसेट को बेच देते हैं तभी उसकी मार्केट वैल्यूज को रियलाइज करते हैं, तब तक उसको नहीं करते, ठीक है। ओके, प्रूडेंस कंसेप्ट की ना मुझे ये वाली डेफिनेशन तुम्हारे लिए सही लगी इसलिए मैं ये वाली करा रहा हूँ, बाकी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों डेफिनेशन। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। डू नॉट अकाउंट का मतलब है डू नॉट रिकॉर्ड, मतलब ये कह रहा है कि फ्यूचर में होने वाले जो आपको लॉस है उनके लिए आप अभी से कुछ ना कुछ प्रोविजन वगैरह बना के चलिए, उनको अभी से कवर प्रोवाइड करके दिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं उनको इग्नोर करते चलिए, ठीक है। इसका प्राइम एग्जांपल है, क्या करते हैं, इसी वजह से हम लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी, ये एमपी मतलब एनआरवी होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो भी लोअर होता है हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को उस पर रिकॉर्ड करते हैं, इसी कंसेप्ट की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमें दिख जाता है कि फ्यूचर में हमें इनको बेचने पर लॉस होगा, इसलिए, ठीक है। अब आते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एनी एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड
विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अगर मैंने कोई खर्चा किया किसी अकाउंटिंग पीरियड में, वो उस रेवेन्यू से मैच होना चाहिए जो मैंने उसी साल में कमाया है, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम ईयर, सेम बात है। तुम ये वाली डेफिनेशन प्रेफर करना, ये अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ये भी लिखना, लेकिन हाँ इसका प्राइम एग्जांपल है डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड ड्यू टू दिस प्रिंसिपल। इसी की वजह से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि एसेट जितना यूज होता है उतना हमारे लिए खर्चा होता जाता है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड लोन, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इज मेड आउट ड्यू टू दिस प्रिंसिपल। इसी की वजह से प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के सिनेरियो बनते हैं कि ये इस साल का खर्चा नहीं है, इसको अगले साल के लिए एसेट बनाना पड़ेगा। ये सब चीजें तुम्हें करा रखी है, जर्नल एंट्री देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, ऑफ इक्वल अमाउंट। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, ये तो डेबिट या तो क्रेडिट। एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसी कंसेप्ट का है, ठीक है ना। लायबिलिटी मतलब आउटसाइड, हाँ तुम जानते हो सारी चीजें। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है। अब इन केस ऑफ सर्विस कब होता है, जब सर्विस इज कंप्लीटेड तब भी हो जाता है, और गुड्स के लिए क्या होता है, जब हम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देते हैं। गुड्स परचेज टुडे, कैश गिवन आफ्टर 2 days। तो रेवेन्यू हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे इस केस में, जिस दिन गुड्स परचेज हुए हैं, ठीक है, ओके। वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, ये तो तुम जानते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट का एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो वो एविडेंस क्या होगा तुम्हारे लिए, सोर्स डॉक्यूमेंट, चैप्टर 7 आज ही पढ़ा है हम लोगों ने। पहले एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, कुछ खास मुश्किल होता नहीं है, ये घबराने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो देखो, द डाइवर्स पॉलिसीज हैविंग बीइंग फॉलोड and the accounting treatments or transactions and events made the accounting information meaningless. A need was thus felt that certain minimum standards should be universally applicable. दुनिया में लोग, हर लोग अलग अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग कर रहे थे, सबके अलग अलग तरीके थे। इससे परेशान होके ना हमें ज़रूरत पड़ी कुछ अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया। अच्छा, डेट्स में जो मैं डेट्स बोलता था उनको मेंशन इनको याद करते था ना, थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो कोई स्पेशली डेट नहीं है, लेकिन ईयर और जो मंथ है वो भी याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार सबसे पहले डेट्स ही याद कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हाँ, तो सबसे पहले फॉर्मेशन हुई थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी की 1973। उसके बाद फॉर्मेशन हुई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स इंडिया की 1977 अप्रैल में, ठीक है। अगर तुम्हें साफ सुथरा ना दिखे तो मेरी आवाज़ सुन के तो लिख सकते हो ना, तो लिख लेना, ठीक है। और हाँ, अकाउंट देखो, ICAI जो है वो AS इशू करती है। ICAI जानते हो ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूट्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है, लेकिन कंपनीज के लिए NFRA करती है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो कि बनी किसके अंदर है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन इशू कर सकता है, ICAI कर सकती है, MCA कर सकती है। MC क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर सकती है। और INDAS, INDAS मैंने बता रखा है ना, INDAS क्या होता है, तो INDAS कौन इशू करता है, MCA। अच्छा, ये तुम वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंसल्ट करते हैं किससे, ICAI से पूछ के करते हैं, मतलब उनकी सजेशन के बिना नहीं करते। अच्छा, और इंटरनेशनल में पहले तो 1973 में ये बना IASC, उसके बाद बना IASB। जो C था वो कमेटी था, काउंसिल था, काउंसिल की जगह यहाँ पे बोर्ड कर दिया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 2001 में बना। ये इशू करता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इशू करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ, इतना ही है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा, एक बार तुम लोगों को एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत दिखा दूं क्या होता है। Therefore, accounting standards were issued by the Council of Institute of Chartered Accountants of India that consist of accounting rules and procedures relating to the measurement, recording, treatment, presentation and disclosure। मतलब इसमें क्या क्या चीज पे ध्यान दिया गया, मेजरमेंट कैसे मेजर करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है,
क्या उनका ट्रीटमेंट होगा, कैसे उनकी प्रेजेंटेशन होगी, उस पर, ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने ध्यान दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या थे, इनको क्या करना था, मिनिमाइज करना था डाइवर्सिफाई अकाउंटिंग पॉलिसी, देश विदेश में जो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी हो रही थी उसको डाइवर्सिफाई करना था। प्रैक्टिस विद द एम टू एलिमिनेट देम टू द एक्सटेंट ऑफ द पॉसिबल, जहां तक उनका एक्सटेंट एलिमिनेट कर सकते थे वहां तक। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना था। अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड, ताकि लोगों को ये अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझा पाए, ठीक है। फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर एंटिटीज, ये भी कर सकते थे, ठीक है। इनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा हो गया। यहाँ पे तुम्हें मैं बताना भूल गया, इसका मतलब ये है कि इससे क्या होगा, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अकाउंटिंग कर रहा है, तो दो फर्म्स में आपस में कंपेरेबिलिटी, मतलब कंपेयर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। बस इसीलिए तो इंग्लिश पढ़ के घबराना नहीं, मतलब आसानी होते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या यूज थे, एस प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर, उन्होंने ऐसे नॉर्म्स बता दिए, ऐसे रूल्स बता दिए जिनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा सकती थी, ठीक है। दिस प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय रिमूविंग डाइवर्स अकाउंटिंग, इससे क्या हुआ, यूनिफॉर्मिटी आई, मतलब एकाग्रता आई, एक तरीका हुआ जिसको फॉलो करके सारे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लग गए। इससे अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग हट गई, चली गई, विच हेल्प मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंगफुल एंड कंपेरेबल। ये वही बात बार बार रिपीट हो रही है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसान हो गई और कंपेयर करने लायक हो गई, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंसिडर्ड रिलायबल बाय यूजर। अगर कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से की मदद से बनी होगी तो वो रिलायबल होगी, उस पर भरोसा किया जाएगा, तो सारे यूजर्स उस पर भरोसा करेंगे। एस हेल्प्स ऑडिटर इन ऑडिटिंग द अकाउंट, दे हेल्प्स अकाउंटेंट टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस। अब खुद सोचो, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है तो ऑडिटर्स को ऑडिट करने में आसानी होगी, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए होंगे। लिमिटेशंस क्या है इनकी, ये मैन मेड है, हैंस इट इज डज नॉट पास वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज, क्योंकि ये मैन मेड है तो इनमें कभी कभार कमियां आ जाती हैं और ये हमेशा वेरिफिकेशन टेस्ट पास नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ लेना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं बताता भी तुम्हें। दे आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्रीज, ये किस पे बेस्ड हैं, या तो बिजनेस एनवायरनमेंट किस कंट्री के हैं, उसके लॉज कैसे हैं उस पे। हैंस दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस, जैसे इंडिया में लॉ अलग है अकाउंटिंग का, बांग्लादेश में अलग है, तो अलग, दोनों सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो फॉलो नहीं कर सकते, थोड़े थोड़े डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं उनकी क्लाइमेट कंडीशन या फिर बिजनेस कंडीशंस के एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब तुम्हें बताया था कि IFRS क्या होता है। देखो, इसको सुनना, बस इसको तुम देखते रहना और सुनते रहना वीडियो से, ये इतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्या पता तुमसे लक खराब हो, पूछ लिया तो, ठीक है। These terms refer to the financial standards issued by the International Accounting Standard Board. तुम्हें बताया था 2001 में इसका नाम चेंज हो गया, तो ये IAS भी बन गया, तभी से वो IFRS यूज करने लग गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली, इसका मतलब ये है कि आपस में, मतलब सारे लोग एक तरीके की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाए, इसलिए क्योंकि सबको ग्लोबल ट्रेड भी तो करनी है, इसलिए। IFRS से बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसमें क्या होता है, एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, इक्विटी होती है, ठीक है, एक तरीके की बैलेंस शीट ही होती है भी, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट होती है, उसमें क्या क्या होता है, रेवेन्यू होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अब ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये फ्यूचर में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, पढ़ाऊंगा ये भी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है, ये भी तुम्हें तभी समझाऊंगा। नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें जनरली क्या होता है, ये जो कैश फ्लो वाला है, इसमें हमें बस ये देखना होता है कि पूरे साल में हमारे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, हम बैलेंस शीट के बाद नोट्स बनाते हैं, ये कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है उसके बाद नोट्स बनते हैं कि हमने ये करना था, हमने ये गलती कर दी, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन IFRS और IAS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड वाइल IAS आर रूल्ड। IFRS तो प्रिंसिपल है, मतलब ये तो सिद्धांत है, इनको फॉलो करना ही करना है, और IAS रूल है, नियम है, इनको मतलब एक तरीके से कैसे समझाऊं, प्रिंसिपल बेस्ड, देखो कुछ चीजें सिद्धांतों पे बेस होती हैं, जैसे परंपरा, प्रतिष्ठा, और कुछ नियम होते हैं कि हमें तो ये जिंदगी में करना ही करना है, तो ये दोनों चीजें लगभग सेम होके भी अलग अलग होती हैं, ठीक है।
ना भी समझ आए तो उसको इग्नोर करना, इतना कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। IFRS बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू वाइल IAS आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कंसेप्ट। IFRS देख लो क्योंकि ये करंट है, अभी नया है, तो ये फेयर वैल्यू और ट्रेंड को फॉलो करता है, लेकिन IAS हिस्टोरिकल है, तो ये हिस्टोरिकल चीज़ों पे ही ध्यान देता है। ठीक है, इसके साथ थर्ड चैप्टर खत्म हो गया। अब कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस की डिफरेंशिएशन भाई तुम लोग कर लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं इतना तवज्जो दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी बस तुम्हें बता दे रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड होता है क्योंकि वो इस साल का खर्चा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है कैश बेसिस में रिकॉर्ड होता है क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है लेकिन पैसा आ रहा है। एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है। और यहाँ पे रिकॉर्ड का मतलब है P&L अकाउंट में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड होता है लेकिन ये एसेट की तरह रिकॉर्ड होता है, हमारे खर्चे या फिर रिवेन्यू की तरह रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, नहीं जाएगा यहाँ पे। और एक्रूड इनकम इस साल की इनकम है इसलिए वो रिकॉर्ड तो हो जाएगी, लेकिन एज नॉट एज इनकम, बट ये एसेट की तरह रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, और कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि पैसा नहीं आया। ये एक्रूअल बेसिस में इनकम की तरह भी रिकॉर्ड हो जाएगी और ये हमारे लिए एसेट बन जाएगा, फ्यूचर में मिलेगा हमें। ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा, रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि पैसे मिल गए, लेकिन एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगा एज इनकम क्योंकि ये इस साल की हमारी इनकम नहीं है, लेकिन हाँ ये एज लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर में मुझे किसी से बिना पैसे लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, बस अब ये डिफरेंस तुम लोगों पे छोड़ता हूँ मैं, ये तो तुम कर लेना। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, रैप अप करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, अब ये बता दूंगा क्या करना है।